हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की आरोह और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसकी छठी कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, जिसके कवि हैं श्री त्रिलोचन जी। तो बच्चों, ये जो कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, कविता धरती नामक संग्रह काव्य संग्रह से संकलित है। ये क्या है बच्चों, पलायन के लोक अनुभवों का बड़ी मार्मिकता से अभिव्यक्ति ये करती है। इसमें काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है और ये बताता है कि शिक्षा जो व्यवस्था है उसके अंतर विरोधों को भी ये उजागर करती है। और दूसरी ओर में ये भी बताती है कि यथार्थ जो एक दारुण यथार्थ है उससे भी हमारा परिचय कराती है कि आर्थिक मजबूरियों के चलते किस प्रकार से घर टूटते हैं। इसलिए जो चंपा है, एक छोटी सी बालिका है, वो पढ़ना नहीं चाहती। यानी चीनती का मतलब क्या होता है, पहचानती। यानी काले काले अक्षर क्या है, क ख ग या जो भी है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो बुक में ब्लैक एंड व्हाइट पे लिखा हुआ है, काला और सफेद पे। तो कह रहा है वो काले काले अक्षरों, उसको हैरानी होती है कि काले काले अक्षरों में से ये इतनी सारी बातें जो हमारा लेखक है, कवि है, वो कैसे निकाल लेता है, क्योंकि वो तो पढ़ी लिखी है नहीं, यानी उसको अक्षर ज्ञान भी नहीं है। तो यहाँ कवि ये बताना चाहता है कि किस प्रकार से जो अशिक्षा है वो कैसी गलतफहमी से घिरे हुए हैं। और शायद एक उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम कलकत्ते, वो कहता है उसको कि अगर तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा पति कलकत्ते जाएगा, तुम उसको पत्र कैसे लिखोगे, इसलिए तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। कहते नहीं नहीं, मुझे अपने पति को कलकत्ते ही नहीं भेजना, क्योंकि कलकत्ते जो जाता है वो वहीं का होके रह जाता है। तो बात छोटी सी है, लेकिन उसमें त्रासदी क्या है कि जो भी वहां जा रहा है, जो इनके जो पुरुष लोग हैं घर के, चाहे वो पति है चाहे भाई है, जो भी शहर चला जाता है वो शहर में ही रह जाता है। और ये बेचारे जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, वो यहाँ वियोग सहने के लिए अकेली पड़ जाती हैं। तो ये है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। चलते हैं प्रथम पद्यांश। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, चीनती मैंने आपको बता दिया, पहचानती। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। कह रहा है ये जो हमारी चंपा है वो क्या है, उसकी निरक्षरता के विषय में बताता हुआ कवि बताता है कि ये काले काले अक्षरों को बिल्कुल भी नहीं पहचानती, लेकिन जब भी मैं पढ़ने लगता हूँ, यानी कवि जब भी पढ़ने लगता है वो वहां आकर खड़ी हो जाती है अब और चुपचाप सुनती रहती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चीनों कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। कह रहा है और वो उसको बड़ी हैरानी होती है कि इन काले काले शब्दों से कैसे इस प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। मैं आप और मैं तो जानते हैं क ख, तो वो सोचते हैं कि इनको कैसे पता लगता है, कैसे क या क म कम तर, तो ये कैसे मतलब निकाल देते हैं। तो उसके लिए ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। तो बच्चों, यहाँ निरक्षर व्यक्ति की हैरानी का बड़ा सुंदर बिंब प्रस्तुत है, ग्रामीण भाषा का प्रयोग है, मुक्त छंद है और काले काले खड़ी खड़ी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सरल और सुबोध खड़ी बोली है। और आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर अनुप्रास अलंकार की भी छटा है। आगे चलते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। अब कह रहा है चंपा है कौन, चंपा का परिचय देते हुए कवि बताता है कि चंपा वहां उसके गांव में जो सुंदर ग्वाला है उसकी पुत्री है। और सुंदर ग्वाला क्या करता है, कहता है वो गाय भैंसे भी रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चौपाई मतलब जिनके भी 4 पैरों वाले जानवर। तो कह रहा है चंपा जो है, चाहे वो गाय भैंस बकरी कोई भी जो 4 पैर हैं जिसके, तो कह रहा है 4 पैरों वाले जो जानवर हैं, चौपाए हैं, उनको चंपा क्या कार्य करती है, उनको चरवाही करने यानी घास चराने दूर मैदानों में लेके जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम भी करती है। अब कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि चंपा कैसी है, कह रहे वो दिल की बहुत अच्छी है और चंचल है, बड़ी शरारती भी है, शैतानी करती है, लेकिन और कभी कभी क्या करती है वो, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे जब कलम ढूंढ के लाता हूँ तो पाता हूँ कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। लेकिन शरारतें वो किस प्रकार की करती है, कभी लेखक की कलम चुरा लेती है, तो कभी कुछ उधम काटती है। फिर कह रहा है जब मैं कलम किसी तरह ढूंढ ढांड के लाता हूँ तब तक वो कागज गायब कर देती है। तो उसको लेखक के कवि के साथ हमारे शैतानी करने में बहुत आनंद आता है। फिर बोलूंगी सहज सरल खड़ी बोली है, कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश, ग्रामीण जीवन, मुक्त छंद है। आगे चलते हैं।
चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? अभी यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। चंपा क्या कह रही है? कि तुम सारा दिन, गोदना मतलब लिखना, कहते तुम ये सारा दिन क्या करते हो? क्योंकि चंपा का तो काले अक्षरों से कोई संबंध ही नहीं है। तो कवि से पूछ रही है कि ये जो तुम दिन भर बैठकर कागज पर लिखते रहते हो, उसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें ये सब करना अच्छा लगता है? क्या जब वो ऐसी बातें पूछती है तो मैं ये बात सुन के हंस देता हूँ, ठाका लगा के हंस पड़ता है लेखक। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा, चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। जब एक दिन चंपा उसके पास आई कमरे में, तो लेखक ने उसको समझाया कि चंपा तुम्हें भी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, तुम्हें भी जो है पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करना चाहिए। तो उसने और उसको ये भी समझाया कि हारे गाड़े काम सरेगा। हारे गाड़े मतलब कठिनाई में तुम्हारा काम हल हो जाएगा। तो किसने कहा पढ़ाई लिखाई जब तुम कठिन समय में होगी तो तुम्हारी सहायता करेगी। सब जन पढ़ना लिखना सीखें, गांधी बाबा की इच्छा है। अभी लेखक ने उसको और प्रोत्साहित करने के लिए कहा कि तुम महात्मा गांधी को तो जानती हो, गांधी की बातें सब मानते थे, गांधी जी की। तो उसने कहा गांधी जी कहते हैं कि सब लोगों को पढ़ना लिखना अवश्य आना चाहिए। चंपा ने कहा मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने की लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब चंपा ने कहा क्या कहा कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली। क्यों? क्योंकि तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा तो बहुत अच्छे हैं, वो तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और तुम कह रहे हो वो कहते हैं पढ़ने लिखने की बात। उसको इस बात पे विश्वास ही नहीं हुआ कि गांधी जी लोगों को पढ़ाना चाहते हैं और वो किसी भी सूरत में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो उसने कहा चंपा ने कि महात्मा गांधी की अच्छाई या बुराई का मापदंड पढ़ने की सीख से लेती हो। कहती है अगर वो ऐसे कह रहे हैं तो भी मैं नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो वो शायद अच्छे आदमी नहीं है। तो जो है ये इसका बचपना है। तो वो ये कह रही है कि नहीं, गांधी जी नहीं ऐसा कह सकते। तो वो न पढ़ने का निश्चय को फिर से दोहरा रही है। आगे चलते हैं। मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। गौने मतलब ससुराल जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। अब क्या है, चंपा को वो समझाने लगा कवि, क्योंकि वो चाहता है वो किसी भी प्रकार से पढ़ लिख जाए। तो उसने कहा देखो चंपा पढ़ना बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा, एक ना एक दिन तो विवाह होना ही है, और विवाह के बाद क्या होगा, तुम गौने जाओगी, मतलब तुम अपने ससुराल में जाओगी, और कुछ दिन तुम्हारा साथ तुम्हारा पति रहेगा, और कुछ समय रहने के पश्चात वो कलकत्ते नौकरी के लिए चला जाएगा, और कलकत्ता तो बहुत दूर है, तुम कैसे उसे अपना संदेशा दोगी। भाई पत्र लिख के तो संदेशा दोगी, तब तो फोन इतने कॉमन थे ही नहीं। कहता तो तुमसे किस प्रकार से अपना प्रेम संदेश लिख पाओगी, कैसे उसके पत्र पढ़ पाओगे, जब वो तुम्हें कोई बात कहेगा तो तुम कैसे समझोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो उसको बार बार जोर देकर कहता है कि चंपा तुम्हारे लिए पढ़ाई लिखाई करना बहुत आवश्यक है। आगे चलते हैं अंतिम पद्यांश की ओर। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर वज्र गिरे। अब इसको बात को सुन के जो चंपा है उसको बहुत गुस्सा आ गया, यानी वो पढ़ाई लिखाई किसी भी सूरत में करना नहीं चाहती है। तो चंपा कह रही, उतनी उखड़ गई वो बात सुन के। चंपा बोली सुनो, लेखक को, कवि को कह रही है तुम कितने बड़े झूठे हो, यानी तुम बहुत झूठ बोलते हो, तुम पढ़ लिख कर भी, हाय राम पढ़ लिख के भी इतने झूठे हो, तुम तो पढ़ लिख के भी इतना झूठ बोलते हो, बहुत खराब आदमी हो। और जहां तक शादी की बात है, मैं विवाह नहीं करने वाली, और अगर कहीं मेरा विवाह हो भी गया, यदि मेरा विवाह हो भी गया तो मैं अपने पति को, अपने जो वो है वर को अपने साथ ही रखूंगी, बालम को अपने साथ रखूंगी, और कलकत्ता कभी भी नहीं जाने दूंगी। और कहती कलकत्ता पे वज्र गिरे मतलब यार कलकत्ता पर वज्र गिरे मतलब कि भारी विपत्ति आ जाए कलकत्ता पर। तो वो कहती है कि कलकत्ता में मेरे को जाने नहीं देना अपने पति को, और अगर तुम ऐसा कह रहे हो कि कलकत्ता चला जाएगा तो कलकत्ता को पे भारी विपत्ति आ जाए, वज्र गिर जाए, उसके ऊपर पहाड़ गिर जाए जाके, मैं नहीं अपने पति को अपने से अलग कर दूंगी। तो यहाँ पर जो कवि है उसमें क्या है कि ग्रामीण परिवेश का बड़ा सुंदर चित्रण कर रहा है। जो हमारी चंपा है उसके भोलापन प्रतीत हो रहा है, मुक्त छंद है, वज्र गिरे से
शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश जताया, क्योंकि वो देखती होगी शायद कि जो भी कलकत्ता जा रहा है वो वापस नहीं आता मतलब कि दूर चले जाते हैं और फिर उसके बाद वो अपना जो भी उनका विवाह संबंध है वो भी अच्छा नहीं चल पाता, और या अगर उनके पिता जाते होंगे तो भी वो अपने बच्चों से नहीं मिल पाते होंगे। तो इस बात के लिए उसके मन में कलकत्ता को लेके बड़ा आक्रोश है, जो कि बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन आप देखिए कि जो पढ़ते नहीं है, यानी जो हमारे निरक्षर जनता है, उसको पढ़ाई लिखाई की ओर धकेलना, पढ़ाई लिखाई की ओर समझाकर पढ़ना लिखना सिखाना कितना कठिन कार्य है। तो ये जो हमारे कवि हैं, ये बहुत ही सुंदर प्रयास इन्होंने किया है कि जो है भविष्य जो है इनका, जो अशिक्षित लोग हैं उनके भविष्य सुरक्षित कर सके, इसलिए वो उसको बार बार पढ़ने की सीख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें कविता जो है हमें बताती है कि किस प्रकार से जो एक निरक्षर व्यक्ति है उसको हम कैसे कैसे प्रेरित करें। इसका मतलब ये नहीं है कि चंपा ने पढ़ना अगर स्वीकार नहीं किया तो हमें हार मान लेनी है, फिर भी हमें लोगों को समझा बुझाकर पढ़ना सिखाना ही है। तो ये थी बच्चों हमारी आज की कविता। अब मैं आपको मिलती हूँ अगली कविता के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।